चलिए बच्चों, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25। तीन संख्याओं का योग 90 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है एवं दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला कि तीन संख्याएं हैं, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों का योग कितना है, तो बोला है 90 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है। मतलब हम ये देखेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या किस अनुपात में है। अगर हम तीनों का अनुपात निकाल लेंगे तो तीनों के अनुपात के योग को हम 90 के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से हम यूनिट का कंपैरिजन कर लेंगे, क्योंकि अनुपात को हम किस तरह ट्रीट करते हैं, यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिया क्या है आपको। तो यहाँ दिया है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, यानी कि तीनों संख्याओं का योग कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 90। ठीक है। अब पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से कितना है, तो यहाँ पर दिया है 2:3, जबकि दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से कितना दिया है अगर आपसे बोला जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है 3:5। अब आपको एक चीज़ देखनी है बस इसमें अनुपात बनाने में, कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कैसे बनाया जाए। तो उसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दूसरी संख्या जो यहाँ पर है दोनों ही टर्म्स में, जैसे यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 है। यहाँ दूसरी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है। अगर दोनों अनुपातों में, जो आपका पहली संख्या से अनुपात और जो दूसरी संख्या से अनुपात था, यदि दोनों ही अनुपातों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे पहली संख्या का दूसरी से अनुपात और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात में दूसरी संख्या दोनों में कॉमन है। अब जो कॉमन है अगर वो समान है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, अनुपात समान बनाना। अगर समान दे दिया मतलब बहुत ईजी हो गया। अगर समान बनाना पड़ता तो भी ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे। कि जैसे देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो आपने देखा दूसरी संख्या 3 है, तो और यहाँ भी दूसरी संख्या 3 है, मतलब समान है। जो मतलब कॉमन है वो समान है, तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात यहाँ पर होगा वो 2, 3 और 5 का अनुपात होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, कि अगर पहली संख्या कितनी है आपसे बात की जाए, तो आप कहेंगे सर पहली संख्या जो है वो 2 है, दूसरी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है, तीसरी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है। तो अगर हम इन तीनों के योग की बात करें कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो आप कहेंगे 2 + 3 + 5, तो 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि आप कहेंगे 10 है। जबकि क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, तो क्वेश्चन में आपको दिया है 90, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 90 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 9 के बराबर। आपसे पूछा क्या है, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितनी यूनिट है, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो 5 यूनिट निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी कि अगर आप ये 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 45। तो तीसरी संख्या कितनी निकल कर आई आपकी, 45, और यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। किस ऑप्शन में दिया है 45, तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो कॉमन चीज़ दी दोनों में, यानी कि दोनों अनुपातों में, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात और दूसरी से तीसरी संख्या के अनुपात में दूसरी संख्या कॉमन थी, और वो अगर समान नहीं होती तो कैसे समान करते, इसको और समझ लें। कि जैसे हमने बोला आपको दूसरा क्वेश्चन कि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, हमने आपको एक क्वेश्चन बोला 1:5 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात, और हमने बोला ये 3:4 है। तो बताइए पहली, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है। आपसे अगर पूछा जाए कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के। पहली तो ये है कि दूसरी संख्या सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में दूसरी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर दोनों में जो दूसरी संख्या है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर दूसरी संख्या 5 है। जो दोनों में कॉमन है वो अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो इसको समान बनाने के लिए आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ इस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपका जो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात आएगा वो आपका आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3:15,
और दूसरी संख्या का जो तीसरी संख्या से अनुपात आएगा वो आएगा आपका 5 का मल्टीप्लाई करिए 15:20। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था उस टाइप का अनुपात बन गया कि नहीं। पहली का दूसरी से अनुपात 3:5, दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:5 बोल रहे हैं, पहली का दूसरी से 3:15 और दूसरी का तीसरी से 15:20। मतलब जो दोनों में कॉमन है वो समान हो गई कि नहीं, समान हो गई। तो आप कहेंगे पहली दूसरी तीसरी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3:15:20। एक तरीका तो आप ये लगा सकते हैं समान बनाकर, मतलब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए 5 का नीचे। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमें ये तरीका नहीं लगाना है, मतलब 1:5 था 3:4 था, आप चाह रहे हैं कि सर कुछ अलग हो तो उसका अलग भी देख ले भाई। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहली का अनुपात किससे दिया, तो आपको दूसरी से दिया, हमने अभी क्या दिया आपको 1:5 दिया, और दूसरी का किससे दिया अनुपात, दूसरी का तीसरी से दिया, और वो आपको कितना दिया 3:4 दिया। तो अभी तो हमने एक प्रोसेस जाना, पहला मेथड जाना जिसमें आप 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 का नीचे कर दें, लेकिन नहीं करना है आपको 3 और 5 का मल्टीप्लाई। तो पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कैसे निकलेगा, देखिए आप पहले रेशियो को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 का मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए 1 में, तो आप कहेंगे 3 एकम 3। फिर आप 5 का मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए 3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15, और फिर वर्टिकली मल्टीप्लाई मतलब सीधा गुणा कर दीजिए 5 चौको 20। तो देखिए 3, 15, 20 यही आपका अनुपात आया था, और यही इसमें भी आया। तो आप ये प्रोसेस लगा के भी अनुपात बना सकते हैं अगर आप समान करना नहीं चाह रहे हैं तो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है यदि y का 90% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, x और y का अनुपात निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे x कितना है और y कितना है। फिर इसके माध्यम पर हम क्या कर देंगे भाई, इन्होंने पूछा x का कितना प्रतिशत y है, तो y/x इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला y का कितना 90%, y का 90% कितना है, तो आप कहेंगे सर x के बराबर है। तो देखिए x और y का अनुपात अगर निकालेंगे यहाँ पर तो x के बटे में क्या जाएगा y, 90% बराबर में रहेगा, परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में क्या आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 बटे कितना हो गया 10 हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई हमारे x की वैल्यू कितनी है 9 है, तो y की वैल्यू कितनी है 10 है। अब x और y की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 9 और 10। अब बात क्या हो रही है, बोल रहे हैं कि यदि y का 90% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। आपसे क्या पूछा गया, x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए x कितना है 9 और y कितना है 10, तो x का कितना प्रतिशत y है, मतलब 10, 9 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे बात पूछी गई है। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000, और नीचे में कितना हो जाएगा 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, एक बचेगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 दशमलव, 9 एकम 9, 9 एकम 9 समथिंग आता रहेगा। तो 111.11 समथिंग आपका आएगा। किस ऑप्शन में दिया है 111 समथिंग, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपने 26 नंबर का सॉल्यूशन किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट रख के एग्जाम पर फोकस करें, कॉन्फिडेंस एक आप अपने अंदर बिल्डअप करें कि हम चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं परेशानी आती है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम अपनी तैयारी को बरकरार रखते हैं और नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। यदि ब्रेक ना दें पढ़ाई में, आप रेगुलर रूप से स्टडी करेंगे तो अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वह संख्या कौन सी है कि जिसका 12% कितना है 252 है। देखिए तो आप ये समझ लीजिए कि हर चीज़ प्रतिशत में अपने आप में 100% होती है। तो ये 12% किसी 100% का 12% है, मतलब किसी संख्या जो अपने आप में 100% होगी उसका 12% 252 है। तो अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहली प्रथम दृष्टा कि किसी संख्या का 12% कितना है, तो आप कहेंगे सर 252 है। तो उस संख्या का 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 252/12। तो वो संख्या अपने आप में कैसी होगी 100%। तो उस संख्या का 100% कितना होगा, अगर 100% निकाल दिया मतलब वो संख्या निकल गई, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो अगर
किसी संख्या का 12% आपको 252 दिया है तो आप उस संख्या का 1% निकाल लीजिए। जैसे ही आपने 1% निकाला, 1% निकालने के लिए बाद आप क्या कर दीजिए, उसका 100% निकाल दीजिए। तो देखिए 12 से 2 बार, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, तो ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2100, मतलब वो संख्या कितनी है, 2100 है। वो संख्या कितनी है, 2100। सिंपल तरीका है, बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हैं। अगर इसमें अभी भी आपको कोई समस्या जाती है, जिसको समझ नहीं आ रही बात, तो वो सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया, आप इसमें सेकंड मेथड ये लगा सकते हैं कि आप 100 मान लें। वो संख्या कितनी मान लें, 100 मान लें, और 100 का 12% आप जानते हैं कितना होता है, 12, तो हम कहेंगे 12 बराबर किसके, 252 के, क्योंकि वो संख्या हमने 100 मान ली तो उसका 12% 12, तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, तो हमने संख्या कितनी मानी थी, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2100। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी तमाम तरीके हैं। 12% को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। 4 × 12 और 25, यानी कि 25 का 3 क्या होता है, 12% होता है। तो वो संख्या मान लीजिए कितना है, तो आपने मान ली कि वो संख्या कितनी है, 25 है, और उसका 12% कितना है, 3 है, तो इसका 12% किसके बराबर हो जाएगा, 252 के बराबर हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 252 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 252 डिवाइड बाई 3, 3 8 है 24 होगा, 8 3 24 और 3 चौके 12, 84। 1 यूनिट की वैल्यू, कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 25 की, तो 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तरीके तमाम में। क्वेश्चन छोटा है, छोटे क्वेश्चन के तमाम तरीके बन जाते हैं। 25 चौको 100 की 0 आंसर में आएगा 10, 25 अट्ठे 210, 210 कितना हो गया, 2100। आंसर आपका 2100 ही आएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया है 28 कि एक समबाहु त्रिकोण की भुजाओं में 20% की वृद्धि हो जाती है तो त्रिकोण के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। त्रिकोण का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए इसको समझिए, सबसे पहले हम बात करें कि समबाहु त्रिकोण लिखा हो, क्या लिखा हो, शब्दों पर फेर पे मत जाना कि समबाहु क्या लिखा है यहाँ पर, त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब 3 कोण वाला, तो 3 कोण तो सभी में होते हैं, लेकिन समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं सम मतलब समान हो, त्रिकोण मतलब 3 कोण हो। तो समबाहु त्रिकोण का मतलब है समबाहु त्रिभुज से, समबाहु त्रिभुज से। तो समबाहु त्रिकोण मतलब समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की, किसकी बात हो रही है, समबाहु त्रिभुज की। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने बात क्या की, तो उन्होंने बोला कि समबाहु त्रिकोण या समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा को 20% बढ़ा रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तथा तीनों कोण भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाएं भी कैसे होती हैं, बराबर। तो अगर हम बोलें यहाँ पर कि इस भुजा को नाम ए दिया तो ये भी ए हो जाएगी स्मॉल, और ये भी स्मॉल ए हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर क्या, स्मॉल ए। पहले पॉइंट की बात करें। दूसरा अगर हम बोलें कि इसके तीनों कोण कैसे होते हैं, बराबर, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। इसके बाद थर्ड अगर हम आपसे बोलें कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है √3/4। इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर √3/4 लिखना है, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ये क्षेत्रफल किस कंडीशन में, जब आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हो। लेकिन समबाहु त्रिभुज की अगर आपको ऊंचाई दे दें तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है h² √3, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज की अगर हम ऊंचाई की बात करें कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है जब उसकी भुजा दी हो आपको, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होती है √3/2a, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। अब हम बात करें इसके परिमाप की कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है।
तो समबाहु त्रिभुज के अगर हम परिमाप की बात करें कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3 है, तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, ये परिमाप हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। साथ में चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर, परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या होती है? जब समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त का निर्माण होता है तो उसकी त्रिज्या को परित्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये आपका होता है a√3। परित्रिज्या कितनी होती है? a√3। और इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप। जैसे हमने बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष कहाँ स्थित होंगे? एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। ये A, B, C एक समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्ष कहाँ स्थित होंगे? वृत्त की परिधि पर। तो इसके वृत्त के केंद्र से इसके शीर्ष तक की जो दूरी होती है ये परित्रिज्या कहलाती है कैपिटल R, जिसकी वैल्यू a/√3 होती है। अब हम बात करते हैं इसकी अंतः त्रिज्या की। हम किसकी बात करते हैं? इसकी अंतः त्रिज्या की। अंतः त्रिज्या मतलब एक ऐसा वृत्त जो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बना है अंदर की तरफ। तो अंतः त्रिज्या की अगर हम बात करें तो अंतःवृत्त बनाना पड़ेगा हमें। तो देखिए अंतःवृत्त कैसे बनता है? एक समबाहु त्रिभुज होगा, वो क्या होगा? इसके अंदर एक वृत्त इस तरीके से होगा जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। तो ये A, B, C समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर है। अब इसके केंद्र से, अंतःवृत्त के केंद्र से इसकी भुजा तक की जो दूरी होती है ये इसकी स्मॉल r यानी कि परित्रिज्या कहलाती है, अंतः त्रिज्या कहलाती है। सॉरी, क्या कहलाती है बेटा? अंतः त्रिज्या। मुंह से निकल जाता है कभी कभार परित्रिज्या बार बार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमने अंतः त्रिज्या की बात की तो ये आपकी निकलती है a/2√3 से। अब अगर हम बोलें कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होता है, या परित्रिज्या कैपिटल R और अंतः त्रिज्या स्मॉल r का अनुपात कितना होता है, तो आप कहेंगे 2:1 होता है। अब हम बोलें कि अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, अगर आपसे बोला जाए कि अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8वां। तो हमने बोला कि अगर आपसे अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात परिवृत्त के क्षेत्रफल से कितना होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात परिवृत्त के क्षेत्रफल से कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/4। ठीक है, जो आपको त्रिज्याएं देती ना उन त्रिज्याओं का आप वर्ग कर दीजिए। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 का वर्ग 4, अंतःवृत्त का 1 का वर्ग 1 की। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए ये जो वृत्त बन रहा था ये कौन सा वृत्त है, तो आप कहेंगे ये सर परिवृत्त है। ये कौन सा वृत्त है? परिवृत्त। ये जो अंदर वृत्त बन रहा था ये कौन सा वृत्त है, तो ये अंतःवृत्त है। ये क्या है? अंतःवृत्त है। इसको इन सर्कल बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? इन सर्कल। और जबकि ये जो परिवृत्त है वो क्या कहलाता है? सरकम सर्कल। ये क्या कहलाता है? सरकम सर्कल। ठीक है, ये परिवृत्त हो गया और ये अंतःवृत्त हो गया। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में लगभग हमने सारी चीज़ें जान ली, जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इन्होंने बोला कि यदि एक समबाहु त्रिकोण की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है तो त्रिकोण के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बढ़ेगा, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लिख के आए हैं कितना होता है, तो आप कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके आधार पर, जब भुजा दी हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखिए अपन ने अभी लिखा √3/4 भुजा का स्क्वायर। जब आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हो तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब अगर आपसे बात की जाए कि √3/4 क्या है, तो आप कहेंगे सर एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि नियत संख्या है। इसका मान कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, ये एक नियत संख्या है। तो यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो पूरी तरीके से उसके भुजा के वर्ग पर डिपेंड करता है। किस पर? भुजा के वर्ग पर। अब ये बोल रहे हैं कि उसकी भुजा को कितना 20% बढ़ा दिया जाए। तो अब आप समझिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ए को, भुजा को कितना बढ़ा रहा है, 20%। भुजा को बढ़ाने की बात करें तो आपको यहाँ देखना है कि पहले केस में भुजा कितनी थी और दूसरे केस में भुजा कितनी हो जाएगी। अब 20% को आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है कि 20% होता है 1/5, यानी कि जो 1 है वो 5 का 20% होता है। 1 जो है वो 5 का 20% होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर भुजा पहले कितनी थी
तो आप कहेंगे 5, बढ़ा दी मतलब प्लस कर दी तो आप कितनी हो गई 6। तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको पता है कि भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना था तो आप कहेंगे 25। अब क्षेत्रफल कितना हो गया तो आप कहेंगे 36। तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई ना, कितने की बढ़ोतरी होगी, 25 से 36 हो गया, तो 11 यूनिट बढ़ा। और बढ़ोतरी और कमी यानी कि इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू हमेशा मूल वैल्यू से देखी जाती है। मतलब क्षेत्रफल पहले 25 था, अब 36 हो गया, तो 11 यूनिट बढ़ा। बढ़ा किससे भाई, तो 25 से, इंटू क्या कर देंगे 100। तो आप कहेंगे सर 25 से 4 बार कट गया और 4 का मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए 11 में, तो 11 चौक 44%। 44% क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको 44%? अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो अब बात समझ में आ गई कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भाई क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि दो संख्याओं का योग 100 है। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के समान है तो संख्याएं हैं। इन्होंने बोला कि दो संख्याओं का योग तो कितना है, 100 दिया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपको समझ में आ गई बात। अभी तक तो आपने आंसर भी निकाल दिया होगा कि एक संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 100 है। पहली संख्या का 40%, तो पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, पहली संख्या का 40%, दूसरी संख्या के 60% के बराबर। तो हम क्या करेंगे, जब आपके पास योग दिया तो दोनों संख्याओं का अनुपात बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुपात बना लिए, 0 से परसेंट, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार कैंसिल। 1 के बटे में क्या ला रहे हैं हम 2, तो 1 के बटे में तो आ गया 2, तो 3 के बटे में क्या जाएगा, सॉरी 1 के बटे में ये वाला 2 लाए हैं और इस 3 के बटे में क्या जाएगा 2। यानी कि पहली संख्या कितनी है 3, तो दूसरी संख्या कितनी है 2। पहली संख्या कितनी है 3, तो दूसरी कितनी है 2। ये बात समझ में आ गई। तो दोनों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 5। 5 बराबर किसके, तो आप कहेंगे सर 1000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। अब आपसे पूछा क्या है, तो संख्या बताइए। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर पहली संख्या हो जाएगी 3 × 200, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 600। अब दूसरी संख्या की हम बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे सर 400। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः कितनी आ गई, 600 और 400। 600 और 400 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर आपने खासकर आपको बता दें कि पुराने वीडियोस नहीं देखे, मतलब पुराने पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो उसको जरूर देखें, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आगामी एग्जाम की आधे से ज़्यादा तैयारी आपकी केवल वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। दिया हुआ है यदि 4 की घात 2m - 8 बराबर 1 हो तो m का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए ना, m मतलब घात के रूप में है, तो इस घात को जब आपको नीचे लाना है तो आपको यहाँ एक नियम लगाना पड़ेगा कि x की पावर a बराबर में x की पावर b। ये यहाँ पर नियम लगेगा, x की पावर a बराबर में x की पावर b। देखिए यदि आधार समान है और बराबर में है, इसका आधार x, इसका आधार भी x, आधार समान है और बराबर में, तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो देखिए घातें नीचे उतर आती हैं, तो a बराबर किसको हो जाएगा, b के। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है कि आधार बराबर में समान बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास क्या लिखा है, यहाँ क्वेश्चन है 4 की पावर 2m - 8 और इक्वल टू में क्या है 1। ठीक, अब आप इसको लिखिए 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी है, तो आपसे बात करें तो आप कहेंगे सर 2m - 8 और इक्वल टू में कितना 1। अब आप क्या करिए, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर एक नियम लगा आपका, ये सेकंड नियम। ये नियम क्या है, x की पावर m और उसकी होल पावर n हो तो x की पावर m × n हो जाता है, मतलब घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4m हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 8 से तो कितना हो जाएगा 16, इक्वल टू में क्या है 1। अब आप बताइए m को आपको नीचे लाना है, तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए था।
तो बिल्कुल आप इसको 2 कर सकते हैं। 2 की पावर 4m माइनस 16 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर क्या हो 0 तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। जैसे x की पावर 0 तो आप कहेंगे 1, 2 की पावर 0 तो आप कहेंगे 1। आपके पास हमने कोई बड़ा नंबर लिख दिया 10,013, उसकी पावर 0 तो उसका मान भी कितना होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आधार समान है बराबर में तो घाते भी बराबर, तो 4m माइनस 16 इक्वल टू कितना 0, तो 4m इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16। 4 से ये 4 टाइम कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो m का मान कितना निकल कर आ गया 4। यही हमें निकालना भी था, m का मान ही हमसे पूछा था। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपने आंसर निकाल लिया कितना 4। किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई। तो देखिए आज हमने जो आपके 22 अगस्त 2017 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसके हमने आज 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। इससे पहले हम 10-10 करके 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो टोटल अभी हमने कितने 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से लेकर लास्ट तक जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे यानी कि 42-44 तक वहाँ तक का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।